हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जीके और जीएस के। दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी होगी कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नोटिस यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं, कुछ अलग से भी बनवाने पड़ते हैं, तो वो अगर आप लोगों ने रेडी नहीं किए तो वो आप लोग कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस अपने। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैंने आरआरबी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके जीके और जीएस के लिए अलग से भी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोग उस वीडियो में जाके अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी और उस तरह की वीडियो आपको आगे चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यह नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक ने। मृक्षकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी है और इस नाटक का केंद्र बिंदु एक सुप्रतिष्ठित लेकिन निर्धन नौजवान ब्राह्मण चारुदत्त के एक धनी वेश्या वसंत सेना के साथ प्रेम को के इर्द गिर्द घूमती है। 10 अंकों का यह संस्कृत नाटक जिसकी रचना शूद्रक ने की है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट थेरेपी रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कैंसर के इलाज के लिए गामा किरणों का चिकित्सकीय उपयोग है। कोबाल्ट 60 मेडिसिन में प्रयुक्त कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव समस्थानिक और कोबाल्ट का सबसे लंबे समय तक रहने वाला समस्थानिक है, जबकि अन्य इस प्रकार हैं, आयोडीन 131 या एक रेडियोधर्मी आयोडीन नमक है जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन अवशोषण के तंत्र को बदल देता है। प्लूटोनियम 238 अपनी रेडियोधर्मी 6 प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन 3 को ट्राइटियम नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1968 से। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेलों में किए गए। लिंग परीक्षण को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि यह उन महिलाओं में खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिला एथलीटों को रोकने के लिए किया गया था जो क्रोमोसोमल असामान्यताओं के आधार पर शारीरिक लाभ प्राप्त कर रही थी। अतः इस प्रकार 2004 में आईओसी ने ट्रांसजेंडर एथलीटों की स्थिति को मान्यता दी। महिलाओं ने 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के सदस्य को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर समुद्री और असममित जंतु हैं, लेकिन कुछ जलीय जंतु भी हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन कोशिकाएं नियमित ऊतक नहीं बनाती हैं। शरीर पर पाए जाने वाले कई छिद्रों को ऑस्ट्रिया के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें स्पंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए साइकॉन स्पंज आदि। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। और दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखा करिए ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से समझ आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा अथवा निम्न सदन लोकसभा किसी भी सदन में द्वारा की जाती है। अतः अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
अगला क्वेश्चन है, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 51%। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम 51% शेयरों को छोड़ना होगा। यह विशेष रूप से विनिवेश का मामला है जो कि शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से सरकार को न केवल बेहतर राजस्व उपलब्ध करवाता है बल्कि कौशल सुधार के द्वारा कंपनी की वृद्धि दर को प्रोत्साहित करने के लिए अनुभवी कारपोरेट्स को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण सौंपता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। और दोस्तों, भारत और चाइना के बीच की रेखा है मैकमोहन लाइन, और भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा है डूरंड लाइन। चलिए पूरी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई और इसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो 2 प्रांतों के लिए 2 सीमा आयोगों की संयुक्त अध्यक्ष थे। और बाकी जैसे मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, मैकमोहन भारत और चाइना, और डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रोसोम। कोशिका जीव विज्ञान में सेंट्रियोल एक बेलनाकार अंग है जो मुख्य रूप से ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना है। सेंट्रियोल्स अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स की एक बंधी हुई जोड़ी जो घने पदार्थ के उच्च क्रम वाले द्रव्यमान से घिरी होती है जिसे पेरिसेंट्रियोलर सामग्री कहा जाता है और एक संरचना बनाती है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका अथवा आकारतोतक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण सख्तता। उपयुक्त तापमान एवं वायु संचरण स्थितियों पर एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम से संवर्धन करने पर एक कोशिका द्वारा एक संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता कोशिकीय पूर्ण सख्तता कहलाती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में पिछौली गांव के निकट स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लखा के काल यानी कि 14वीं शताब्दी के अंत में पिछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार करवाया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। यह झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है और इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजस्थान की सभी मीठे पानी की झीलें कृत्रिम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुगलक। स्लोप वाली या बैटर दीवारें सल्तनत कालीन तुगलक वंश की प्रमुख विशेषता हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सरल, नीरस और भारी संरचनाएं हैं। वे चारों ओर दीवारों के साथ किले की तरह दिखते हैं। अतः तुगलक वास्तुकला पर हिंदू प्रभावों की विशेषताओं में नुकीले मेहराब के बजाय सपाट लिंटेल, खंबे, बालकनी वाली खिड़कियां और छज्जे और रेलिंग शामिल हैं। तुगलकों ने 3 मुख्य प्रकार के मकबरे बनवाए, वर्गाकार, अष्टकोणीय, मंडप आदि तुगलककालीन विशेषताएं हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी कि वीटो होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण निषेधाधिकार। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। फिर विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति को स्थगित कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो और निलंबन वीटो नहीं प्राप्त है और इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकरण। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। अतः कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को संकरण प्रभावित करता है।
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर अधिक होता है और इसलिए यह अपने नाभिक के करीब होता है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में छोटे और मजबूत बंधन बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां। पादशाह नामक एक मुगल कालीन ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी, और पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है, जिसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। चूंकि अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, पादशाहनामा कृति में शाहजहां के शासन के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अतः यह कृति शाहजहां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तिलहन से। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुई थी तथा इसका संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से है। सैम प्रीतोदा को पीत क्रांति का श्रेय दिया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप हाइब्रिड तिलहनों के उत्पादन के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में भी अचानक वृद्धि हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी कि नम पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। यह 1540 में अवधि में महत्वपूर्ण लेखों में सबसे पुराना प्रचलित लेख है, जिसे जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में पूरा किया। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती के प्रति आसक्तता के बारे में एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत यानी कि हरियाणा में लड़ा गया, और यह युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की, और यह उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयतनिक तनाव। जलीय दाब द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जूडो। जूडो और कराटे मार्शल आर्ट का एक रूप है और जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। जूडो एक शब्द है जो ज्यूत्सु से लिखा गया है, जो जापानी मार्शल आर्ट है जो लॉक, थ्रो और ग्रैपलिंग पर आधारित है। अतः जूडो खेल दिए गए प्रश्न के विकल्पों में हाथ से हाथ का मुकाबला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था, जिसे सड़के आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। सड़क की विशेषताओं में दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से यानी कि पेशावर, पाकिस्तान तक लंबी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतृप्त धारा। संतृप्ति धारा जो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान है, जो त्वरित विभव में वृद्धि के साथ आगे नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पम्पास। विश्व के विभिन्न देश में शीतोष्ण घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेयरीज कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है?
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामान्य बहुमत के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। अतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट कवर करेंगे।